Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to continue the chapter which is synthetic fibers and plastics, and this is the third chapter of class 8. And today I'm going to make the third part of this chapter, and if you have not seen the previous video, go check it out on my channel so that you can understand this one easily. And yes, if you're new to the channel, then subscribe to the channel. And after a very long time we are going to start this chapter again. सो आई थिंक एक महीना हो गया होगा वी हैव नॉट स्टडीड after that second part, so we are going to study the third part from here. So in the first part, let me tell that what we have learned all. So till here we learned about the plastics types of no, we didn't learn about the types of plastic. So till here in the previous video we studied till here variety of uses. ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि प्लास्टिक्स की मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी कि रिसाइकल, रीयूज़, कलर्ड, मेल्टेड, मतलब ये सब बताया गया था प्लास्टिक के बारे में. उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है. तो अब हमें पढ़ना है पॉलीथीन. अगर आपने पहले के मेरे जो है पार्ट्स देखे होंगे तो आप काफ़ी अच्छे से ये समझ सकते हैं. तो पॉली ईथीन, अब पॉली तो सब में आगे लौका होता है, ठीक है. ईथीन का अब हमको देखना है कि ईथीन का क्या चक्कर है. तो पॉली तो हमने बताया था कि एक मोनोमर होता है, मोनोमर को जब हम जोड़ते हैं तब वो बनाता है पॉलीमर. तो एक मोनोमर प्लस एक मोनोमर क्या बनाएगा पॉलीमर बनाएगा. अगर आपने ध्यान से पुराने लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि दो मोनोमर जब मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर. तो इसमें पॉलीथीन में जब आप मोनोमर ढूंढोगे तो क्या इसका मोनोमर होगा ईथीन. तो जब हम लोग दो ईथीन को मिलाएंगे या फिर तीन ईथीन को मिलाएंगे, मतलब ईथीन एक से ज़्यादा हो जाएंगे जब, तब वो क्या बनाएंगी पॉलीईथीन बनाएंगी, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. अगर आपने पुराने लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा होगा, ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपने ध्यान से भी पढ़ा होगा कि दो चीज़ों को, दो मोनोमर को जब हम जोड़ेंगे तो वो एक पॉलीमर बनाएगा. और यहाँ पर जो हमारा पॉलीमर बन रहा है वो है पॉलीथीन हमारा पॉलीमर बन गया है, ठीक है. तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि पॉलीथीन is an example of plastic. It is used for making commonly used polythene bags. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द प्लास्टिक विद विच द पॉलीथीन बैग्स आर मेड, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि पॉलीथीन से बने होते हैं, ठीक है, पॉलीथीन से बने होते हैं. आगे बढ़ते हैं. Now try to bend a piece of plastic yourself. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजीली. तो अब बोल रहा है कि जैसे आपने कभी भी नॉर्मल, कभी कभी कोई प्लास्टिक होती है पतली होती है, पतली मोटी की बात नहीं है, मतलब जैसे कि कोई अगर पतली भी होगी हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई ऐसी होगी कि वो फोर्स लगाने से वो टूट जाएगी, कोई ऐसी होगी जो बेंड करने से वो ऐसे गोल हो जाएगी, ठीक है, वो सीधी रही होगी, लेकिन जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तब वो ऐसे बेंड हो गई, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है. और कभी कभी अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ को तो ऐसा हो सकता है कि ये टूट भी सकती है, ठीक है. तो दो केसेस हो जाएंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली. हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होंगे वो जो अच्छे से बेंड हो जाएंगे ईजिली, और कुछ जो होंगे वो फोर्स लगाने से टूट जाएंगे. व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल. तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग किसी भी प्लास्टिक बोतल को जब हॉट वाटर जब हम उसमें डालेंगे तो वो कभी कभी डीफॉर्म्ड हो जाती हैं. जैसे कि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मतलब अगर आपके साथ भी हुआ तो ज़रूर बताइएगा. जैसे ये बॉटल होगी तो अगर आपने जैसे फ्रिज की जो बॉटल होती है उसमें अगर आप हॉट वाटर डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डीफॉर्म्ड हो जाएंगी, मतलब उनका शेप ऐसे बदल जाएगा, वो बेकार हो जाएगी, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि अगर हॉट वाटर आप डालोगे तो आपकी बॉटल जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी. सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डीफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स. तो जो प्लास्टिक जो है ईज़िली बेंड हो जाती हैं और उनको डीफॉर्म किया जा सकता है, मतलब उनको फिर से फॉर्म किया जा सकता है, उनका शेप बदला जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, कौन सी प्लास्टिक होती हैं, वो थर्मो प्लास्टिक होती हैं. तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक्स आर दी टाइप ऑफ प्लास्टिक्स which get deformed easily on heating and can be bent easily.
ठीक है, डिफॉर्म्ड ईजीली, अच्छे से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं तुरंत ही हीटिंग पे, और मोड़े जा सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो नीचे आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो कि पॉलीथीन और पीवीसी उसके एग्जांपल हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो कंटेनर्स बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए और टॉयज़ बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है। On the other hand, there are some plastics which, when molded once, cannot be softened by heating. These are called thermosetting. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हमने दो तरह की प्लास्टिक बताओ, व्हाट आर दी, तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं थर्मोसेटिंग के बारे में। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच कैन बी मोल्डेड वंस। तो अब बोल रहे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक्स विच when molded once cannot be softened by heating। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे, बेकलाइट और मेलामाइन। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बेकलाइट और मेलामाइन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, अब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, नेम देम एंड एक्सप्लेन देम एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑफ ईच। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि, एक बार फिर से सुन लीजिए, कि अगर व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, नेम देम, एक्सप्लेन देम एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तो क्या होगा। आप इसको जो मैंने अभी दोनों बताए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में आप बता सकते हैं, उनका एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हैं, उनकी जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में थोड़ा और दिया हुआ है कि जैसे जो बेकलाइट है, और बेकलाइट के बारे में दिया हुआ है कि बेकलाइट जो है एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। पुअर कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि अभी ये बेकलाइट है। ठीक है, ये बेकलाइट का एक हमने पीस ले लिया और इसमें दिया हुआ है कि वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हम इसमें हीट डालेंगे तब भी इसको कुछ नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होगी, ना ही इससे हीट पास होगी, तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं पुअर कंडक्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो बेकलाइट का यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर दी टू यूजेस ऑफ बेकलाइट, तो आप लिख सकते हो कि एज बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, दो आप इसके यूजेस लिख सकते हो। उसके बाद बात करी गई है मेलामाइन की। तो मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल। ठीक है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। तो यही बोला गया है कि मेलामाइन जो है एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मटीरियल है, और ये जो है फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है, मतलब इसमें आग नहीं लगेगी, ये रेजिस्ट करेगा फायर को, और हीट को भी रेजिस्ट कर सकता है। कोई और प्लास्टिक होगी उससे ज़्यादा बेहतर ये रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो अगर क्वेश्चन फिर से अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेलामाइन, तो मेलामाइन के वही यूजेस हो जाएंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच कैन रेजिस्ट फायर। ठीक है, तो फिर अब हमने बात कर ली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल की। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ था कहीं पे कि जो बेक लाइट है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई बेक लाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे अगर ये इसने स्विच बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्विच में जैसे यहाँ पे स्विच है, इसमें ये हमारा स्विच हो गया, थोड़ा बेकार है ना। तो स्विच है, इसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी पीछे आई हुई है। ठीक है, तो इसको बेक लाइट को इसलिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे वायर आए हुए होते हैं, हीट आई हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी आई हुई होती है। ठीक है, तो उसमें बेक लाइट को इसलिए यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी को बाहर, मतलब अगर जो भी स्विच को यूज़ करेगा उसमें जब हम स्विच के कांटेक्ट में आएंगे तो हमको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऐसे शॉक ना लग जाए, इसलिए बेक लाइट को बहुत ज़्यादा एक पुअर कंडक्टर है, इसलिए
इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो देखिए थर्मोसेटिंग्स का अभी हमने ऊपर बात करी, वहीं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक के दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, तो अब प्लास्टिक की जो है कुछ अच्छी बातों की हम बात करने वाले हैं। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है ड्राई फूड एक्सेट्रा इन प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, तो जो है हम लोग आजकल जो भी चीज़ें हमें स्टोर करनी होती हैं हम उसको जो है प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है उसको स्टोर करना, हमें बहुत ज़्यादा आसान है कि हम उसको प्लास्टिक की चीज़ में रख दिया और फिर वो स्टोर हो गई, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रखी रहेगी उसमें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, lower price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft and spacecraft too. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लास्टिक्स के कुछ मेरिट्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? मेरिट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्लास्टिक्स, तो आपका आंसर होगा कि दे आर लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, ठीक है। और अगर यूजेस पूछा जाए कि व्हाट आर द यूजेस, तो यूजेस तो आपको काफ़ी पता है, लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ पे दी हुई हैं कि प्लास्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्का है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कार्स में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि इतना हल्का है कि जैसे हम स्पेस क्राफ्ट में अगर उसको यूज़ करते हैं तो इतनी ज़्यादा हल्का होने की वजह से उसे बहुत हल्का होता है, हमारा स्पेस क्राफ्ट जैसे हल्का भी हो जाता है और उसको उड़ने में भी आसानी होती है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। ना लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम ऐसी बात करने लगे कि हमारे क्या क्या चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, सारी चीज़ें आजकल तो प्लास्टिक पे ही जैसे डिपेंड हो गए हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक्स की क्या होंगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, तो नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, किसी भी चीज़ से। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। ना ही मतलब वाटर, एयर का भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, वाटर का कोई असर नहीं पड़ता है, कोरोड नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। और जैसे मेटल हो गए तो वो तो रिएक्टिव होते हैं, एयर के कांटेक्ट में जैसे आते हैं ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाती है, ठीक है। तो फिर प्लास्टिक की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गई? प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में जब मेटल आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, बट प्लास्टिक कभी भी वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट करोडेड ईजिली, वो ईजिली करोडेड नहीं होते हैं। That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals। तो कुछ केमिकल्स को भी रखने के लिए प्लास्टिक को यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो अब जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक प्लास्टिक का हमको पता चला है वो है कि प्लास्टिक लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, ठीक है। Talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in past. What is the material of buckets or mugs you are using today? तो बोल रहे हैं कि अभी अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि पहले के ज़माने में किस तरह के बकेट्स यूज़ की जा सकती थी और किस तरह के जो है मग्स यूज़ किए जाते थे, और उनको जो है उनके एडवांटेजेस पूछे। What are the advantages of using a plastic container, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पिछले ज़माने की जो बकेट्स थी और मग्स थे उनका क्या मटेरियल होता था, तो उनका मटेरियल जो होता था वो मेटल के होते थे। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, तो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने में क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, अब उनको क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं। तो यही एडवांटेजेस है कि
जो है प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जैसे कि अगर हम मेटल को और प्लास्टिक को जैसे अब अगर हम बकेट को उठाएं तो मेटल वाली ज़्यादा मतलब भारी होगी, हैवी होगी, और जो प्लास्टिक की होगी वो लाइट वेट होगी, और मेटल वाली जो होगी वो ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन वहीं पे प्लास्टिक भी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होती है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स, और ये भी है कि प्लास्टिक जो है वो मेटल से काफ़ी ज़्यादा चीपर है, सस्ती मिल जाती हैं हमें। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने के लिए वही है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है प्लास्टिक का, और किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। तो बोल रहा है कि एक लिस्ट बना के देखो जो प्लास्टिक कंटेनर आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक के एक पुअर कंडक्टर है। तो अब ये क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ही हुआ, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डू यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक अबव दैट प्लास्टिक्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक है एक पुअर कंडक्टर और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जिसके अंदर आप मेटल देखोगे लेकिन वो प्लास्टिक से कवर होते हैं। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू, तो जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, स्क्रू के पीछे जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो भी उसे यूज़ कर रहा हो मैकेनिक उसके बॉडी में ना चली जाए, वो मतलब वहीं पे रुक जाए। और प्लास्टिक जो है उसको रोकता है क्योंकि वो एक बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एज मैंशनड अबव। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। तो फ्राइंग पैन जो होता है घर में उसके भी जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। आगे बात करते हैं। ये तो सारी नॉर्मल सी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ी सी जनरल नॉलेज टाइप की हैं। डू यू नो, ये पढ़ लीजिएगा अपने आप ही। तो अब बात करते हैं टाइप, यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ से पहले। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। When they go to the market, we usually get the things wrapped in plastic or packed in polythene bags. तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके ख़त्म हो गए हैं। अब हम आगे दूसरा पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो जो हम लोग अभी मार्केट में जाते हैं बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हमें मिल रही हैं। अभी भी बैन होने के बाद भी प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट्स में मिल रही है। That is one reason why plastic waste keeps on getting accumulated in our homes. इसी वजह से जो है प्लास्टिक का जो वेस्ट है हमारे घर में जो है जमा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। तो जो प्लास्टिक है अल्टीमेटली उसे गार्बेज में ही जाना होता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये कर रही है कि एक बार वो जब एग्जिस्टेंस में आ जाती है दुनिया में तो उसको जो है उसका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ तो हो गया, उसके बाद फिर वो जाके जब गार्बेज में चली जाती है तो वो हमारी सॉइल का जो है सॉइल पल्यूशन कर रही है और हमारी सॉइल को ख़राब कर रही है। उसका कोई रीज़न ही नहीं है कि वो जब एक बार आ गई है तो वो 300 200 300 साल तक तो वो उसे रहना ही है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होती है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। अ मटीरियल विच गेट्स डीकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि जो है बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से और बैक्टीरिया के एक्शन से जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्लास्टिक जो है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, डिग्रेड ही नहीं होते हैं, मतलब वो जैसे के हैं वो तैसे जैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल waste, तो the waste which gets decomposed through natural process such as the action of bacteria is called biodegradable। और फिर non biodegradable waste क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है द मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर वो क्या हो जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो लुक एट द टेबल 3.3 में देखने की बात की गई है।
कि टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल का पील हो गया, फ्रूट्स का पील हो गया, लेफ़्ट ओवर फूड जो होते हैं वो कितना टाइम, अगर हम सॉइल में उसको डाल दें तो वो कितना टाइम लेता है डीजेनरेट होने में, ठीक है। 1 to 2 वीक लेता है, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते लेता है वो डिग्रेड होने में, और इसीलिए वो मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद वो डिग्रेड हो जाता है, और इसीलिए वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद दूसरा है पेपर। पेपर कितने दिन लेता है, पेपर लेता है 10 से 30 दिन, 10 से 30 दिन लेता है पेपर, और वो भी बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि वो जो है डिग्रेड हो जाता है। फिर दूसरा कॉटन क्लॉथ, ये 2 से 5 महीने लेता है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ कितना लेता है, 2 से 5 महीने, और ये भी बायोडिग्रेडेबल हो गया। उसके बाद वुड। वुड क्या है, वुड लेता है 10 से 15 साल, 10 से 15 साल लेता है, तभी 10 से 15 साल में ये हो जाता है, ठीक है। अगर आप वुड को आप डालोगे डिग्रेड होने के लिए 10 से 15 साल में हो जाएगा, और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल ही हुआ क्योंकि वो हो तो जाता है ना, ठीक है। फिर वुलन क्लॉथ्स 1 साल लेते हैं, ठीक है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, चलो भाई हो जाते हैं। टिन, एल्युमिनियम और जो मेटल कैंस होते हैं वो 100 से 500 साल लेते हैं, 100 से 500 साल, ठीक है। और ये भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि इतना ज़्यादा साल लेते हैं, और क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन से इनके ऊपर कुछ नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होते इतनी ज़्यादा जल्दी, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स लेते हैं, इनके ईयर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है, सेवरल ईयर्स, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और भाई ये सेवरल ईयर्स लेते हैं, मतलब अगर प्लास्टिक एक बार आ गई है तो फिर वो इसे यहीं रहना ही है भाई, यहीं पे रहना है, और फिर वो हमारी सॉइल को जो है पल्यूट करती रहेगी। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए हम ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे का जो चैप्टर है हम आगे पढ़ेंगे कि प्लास्टिक के जो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या वो इफ़ेक्ट कर रहा है, और हमको उसे कैसे यूज़ करना बंद करना होगा, ठीक है। अब हम कैसे उसको बचना होगा हमें उससे, ठीक है। तो आगे के पार्ट में हम यही पढ़ेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।